ईरान बनाम इजराइल, क्योंकि ईरान अगर अब ये कह रहा है कि हम भूगोल बदल देंगे इजराइल का, वो सीधा अटैक की धमकी दे रहा है, वो मुस्लिम देशों की लामबंदी कर रहा है। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि अगर ईरान युद्ध में उतरा तो फिर ईरान वर्सेस इजराइल दोनों का स्ट्रेंथ क्या है। आबादी के मुकाबले अगर आप देखें तो 8.67 करोड़ आबादी ईरान की है, वहीं 89.14 बहुत बड़ा देश ईरान, जहां पर उनकी आबादी हमने आपको दिखा दिया। अब ये देखिए ईरान का, आप देखें जो मैन पावर है उनके पास 4.85 करोड़ है, 4 करोड़ तुरंत सेना में भर्ती कर सकता है ईरान। वहीं इजराइल में अगर आप देखें तो 31.1 लाख वहां पर है। ईरान की सेनाओं में 5.75 लाख एक्टिव पर्सनल है, यानी काम करने वाले लोग हैं, जबकि इजराइल के पास 1.73 लाख एक्टिव पर्सनल है जो काम करने वाला है। ईरान के पास 90,000 पैरामिलिट्री जवान है, इजराइल के पास 8,000 पैरामिलिट्री जवान है। लेकिन जब बात एयरक्राफ्ट्स की आती है, इजराइल के पास जहां 601 है वहीं 541 एयरक्राफ्ट्स। थोड़ा धीरे इसको चलाइए ताकि लोग समझ पाए। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट्स है, लेकिन ईरान के पास 541 एयरक्राफ्ट्स है। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स है, ईरान के पास मात्र 196 फाइटर जेट्स है। ईरान के पास 69,685 बख्तरबंद वाहन है। इजराइल के पास 62,290 आर्म्ड व्हीकल्स है। तो इससे आप लगभग आपको दोनों की जो सैन्य शक्ति है, दोनों देशों की ताकत है, उसका एक आपको उदाहरण मिल गया होगा। इजराइल वॉर फ्रंट में अमेरिका से लेकर यूरोपीय देश शामिल है, तो गाजा बचाओ मोर्चे के लिए ईरान अब अरब देशों को कैसे लामबंद कर रहा है उस पर आपने सूरत देख ली है। ऐसे में गौरव भाटिया जी, क्या आप इसको मानते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा विश्व के ऊपर मंडरा रहा है? क्योंकि अगर वो मुस्लिमों की लामबंदी ईरान करना चाहता है, वो धर्म का गोला बारूद डाल रहा है इस पूरी जंग में, जो दरअसल एक आतंकी संगठन और एक देश के बीच में एक जंग है। ये इजराइल और एक आतंकी संगठन हमास के बीच में जंग है। इसमें अगर मजहब का जहर घोलने की कोशिश ईरान कर रहा है तो वाकई बड़ा खतरा है इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में। अंजना जी, देखिए, कहीं भी अगर विश्व में इस तरह से युद्ध होता है तो बड़ा ही स्वाभाविक है कि बाकी देश भी उसमें कहीं न कहीं जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन आज भारत वो देश है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसकी तरफ पूरा विश्व समाधान के लिए देखता है। और हमें याद रखना चाहिए, हमारी कूटनीति ऐसी रही है कि जहां पैलेस्टाइन की बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर किसी को मिला तो नरेंद्र मोदी जी को मिला। और साथ साथ वो इजराइल के दौरे पे भी गए, और हमारे किस तरह से मधुर संबंध है ये भी पूरा विश्व देखता है। और क्योंकि बात आप गल्फ कंट्रीज की कर रही हैं, नहीं भूलना चाहिए, पैलेस्टाइन हो, इजिप्ट हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, ये सारे वो देश हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता को पहचानते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। ये मैंने क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाता आएगा। लेकिन जो प्रश्न सबके मन में आ रहा है, जब भारत इंसानियत और मानवता के साथ खड़ा होता है, और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो आतंकी हमला हुआ है इजराइल के निर्दोष नागरिकों पे, तो हम उसकी निंदा करते हैं और हम निर्दोष नागरिकों के साथ खड़े हैं। आज कुछ सवाल मन में आते हैं, ये जो सारे देश हैं ये धर्म देख के ये तय करेंगे कि वो कहां खड़े होंगे। अगर आतंकी जो महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, बच्चों के सर काट रहा है और जिंदा इंसानों को वो सुरक्षा कवच बना रहा है, तो अगर उसका धर्म इनके धर्म से मिलेगा तो वहां खड़े होंगे, या जो निर्दोष हैं और वो इनके धर्म के नहीं हैं वहां खड़े होंगे? ये पहला सवाल है। और मैं समझता हूं 56 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक मुल्क अपने आप को कहते हैं विश्व में। अंजना जी, सवाल ये पूछा जाना चाहिए, जहां ये बहुसंख्यक हैं वहां इस्लामिक मुल्क बन जाता है, जहां ये अल्पसंख्यक हैं वहां कहते हैं पथ निरपेक्षता अच्छी है। आज चाहिए 20 करोड़ मुसलमान भाई बहन भारत में भी हैं, इसमें 1 लाख 2 लाख ही बाहर निकल के आए और एक पत्र लिखे इन इस्लामिक मुल्कों को कि पंथ निरपेक्षता का रास्ता ही अपनाना है, इंसानियत का रास्ता ही अपनाना है। दूसरी बड़ी बात, जब भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने
विदेश नीति में ऐसी प्रदत्त ताकत है केंद्र सरकार के पास कि वो तय करेगी कि देश का मत क्या होगा। एक हमने स्टैंड ले लिया तो ये CWC का रेजोल्यूशन आता है जिसमें वो हमास की निंदा नहीं करते हैं। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धर्म के आधार पे एक तरफ खड़ा हो जाता है, और कल तो इतना दुख हुआ जो स्टूडेंट फेडरेशन है JNU के बाहर आइसा, वो अंजना जी तुलना करती है कश्मीर और जो हमास कर रहा है उसकी, और कहती है जब तक फलस्तीन और कश्मीर आजाद नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। क्या ये देश के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या ये जयचंद नहीं है? क्या ये मीर जाफर नहीं है जो देश के स्टैंड के खिलाफ जा रहे हैं? और मुझे दुख इस बात का है, हम लोग प्रवक्ता है पार्टी के, हमारी पार्टी जनता की सेवा कर रही है, हम लोग भी विदेश से जुड़े जो मुद्दे हैं विदेश नीति से उस पे बचते हैं बोलने से। वजह यह है सरकार तय करती है, लेकिन ये लोग देश के हित में क्या है ये भूल जाते हैं, और पैलेस्टीन का झंडा लगाने में इनको कोई गुरेज नहीं, लेकिन भारत माता की जय कहने में इनके मुंह में दही जम जाती है। अब आपकी बारी है वारिस पठान साहब। सवाल यह है कि ईरान बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। अगर धर्म के आधार पर वो मुस्लिमों से अब को फिर आप रोक नहीं पाएंगे, इस तरह की धमकी देता है, क्या आप इसके खिलाफ नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि इसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए? क्योंकि इस तरह की लामबंदी, ये तो हमास के खिलाफ जंग है ना, इजराइल का आतंकी संगठन के खिलाफ। जी देखिए अंजना जी, मैंने सुना अभी पूरी तरह गौरव भाटिया की बात को। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में पूरी तारीफ कर दी, सब कुछ कर दिया, विश्व गुरु ये वो सब बोल दिया। इन्होंने एक भी मर्तबा ये नहीं कहा कि इजराइल जो कर रहा है आज सिविलियंस के ऊपर बॉम्बार्डिंग और हजारों लोगों को मार रहा है वो भी रोकना चाहिए। युद्ध किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। इन्होंने एक भी मर्तबा नहीं कहा। इन्होंने भारत माता जो नहीं बोलना चाहते वो ऐसे वैसे। गौरव भाटिया, बहुत सीरियस मैटर है, सेंसिटिव इश्यू है, इसके ऊपर थोड़ी सीरियसनेस रखिए। बात यह अगर इसराइल हमास को खत्म करना चाहता है तो फिर सीरिया पे क्यों बॉम्बिंग कर रहा है? सीरिया में तो हमास नहीं है। गाजा के ऊपर किया, चलो साउथ लेबनान में किया, इजिप्ट के अंदर रफा के अंदर बॉम्बिंग कर दिया। मतलब साफ बात यह आ रही है अंजना जी कि इसराइल चाहता है कि इस अरब जो जगह है यहां पे इसकी सुप्रीमेसी, उसने यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमैनिटेरियन एयर वेयरहाउस था, ह्यूमैनिटेरियन एड वेयरहाउस गाजा में, उसको भी उड़ा दिया कल। तो आप सब खामोश क्यों बैठते हैं यहां पर? जबकि जब रशिया ने यूक्रेन के साथ इसी तरह की गतिविधि की थी ना, इस यूरोपियन कंट्री की जो सबसे हेड है उन्होंने खड़े रहकर कहा कि दिस आर वॉर क्राइम्स, दिस आर एक्ट ऑफ टेरर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल वॉर के भी कुछ रूल होते हैं, कायदे हैं, कानून होते हैं। आप किसी का वाटर, इलेक्ट्रिसिटी ये सब बंद नहीं कर सकते, वहां तक जाने से आप रोक नहीं सकते मेडिसिन को। गाजा के अंदर हॉस्पिटल में बैठ के डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि यहां पर पानी पूरी तरह खत्म हो चुका है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और जितने भी यहाँ पे मरीज एडमिट है सब के सब मर जाएंगे। तो इसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। अभी इन्होंने कहा कि यहाँ की यूनिवर्सिटी के ऊपर लोगों ने नारे लगाए। देखिए, वायलेंस का हम कंडेम करते हैं अंजना जी, हमेशा से करते हैं, और टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी का भी हमने हमेशा से कंडेमनेशन किया है। हम तो वो लोग थे जिन्होंने ISIS के चीफ जो बगदादी है उसको जानू का कुत्ता कहा था, मगर आपने तो तालिबान को भी पहले कहा था टेररिस्ट। उसके बाद में अभी तो तालिबान के साथ अपन मिनिस्ट्री जा रही है मिलने के लिए और एक्सपोर्ट की बातें सब शुरू हो गई है। आज हमास का नाम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक भी मर्तबा अपने मुंह से नहीं लिया है कहीं पर भी, चाहे वो चाहे नरेंद्र मोदी ने। हिंदुस्तान ने अब तक हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया है। हिंदुस्तान जानता है क्या है, हमास 55,000 वहां पर वोट लेकर अपनी एक पार्टी बना चुका है। हाँ, जो गलत किया है वो गलत है, मगर एक गलती की सजा इसराइल पूरा अपना हमास का नाम लेकर पूरी रीजन को खत्म तो नहीं कर सकता ना। तो इस पर हिंदुस्तान का रुख क्या है? हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर ने कहा कि वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, बहुत अच्छी बात है। हमारी तो 1977 में जब हमारे एक्स पूर्व मंत्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा था कि टेररिस्ट ने फलस्तीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है और उसको ये कब्जा छोड़ना होगा, इतना स्ट्रिक्ट कहा था। महात्मा गांधी तक ने सपोर्ट किया, नेल्सन मंडेला ने सपोर्ट किया, बराक ओबामा बोलने दिया। प्रेसिडेंट मिस्टर पठान, सपोर्ट मिस्टर पठान क्यों फैला रही है? मैंने आपको पूरा बोलने दिया। वारिस पठान, मैंने आपको पूरा बोलने दिया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब देने की कोशिश तक नहीं की। ईरान का नाम लेने से डर लगता है क्या आपको? मैंने ईरान पे सवाल पूछा था ना आपसे। अरे आप लोग अपना जो लिख के पढ़ के रट के आते हैं वो तो बोलिए। एक ही बात आप रोज बोल रहे हैं बैठ के 3 दिन से, लेकिन एक बार सवाल जो आज का टॉपिक है उस पर तो जवाब दीजिए।
अगर अयतुल्ला खुमैनी, एक सेकंड, मैं बोल रही हूं इस वक्त, आपकी आवाज नहीं जा रही है ऑनर, दो लोग एक साथ चिल्लाते हैं तो बहुत ही गलत तरीका होता है। सुनिए, सवाल सुनिए। अगर अयतुल्ला खुमैनी ये धमकी देते हैं इजराइल को कि तमाम मुसलमानों को फिर दुनिया में आप रोक नहीं पाएंगे, क्या ये धमकी, आवाज जा रही है? अयतुल्ला खुमैनी की धमकी नहीं, नो ऑडियो। ठीक है, ऑडियो ठीक कराइए, फिर ऑडियो ठीक करा के उनसे ये सवाल पूछेंगे। गौरव जी एकदम 2 लाइन का उनको जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। आ रही हूं। ऑडियो ठीक करें गौरव जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं पुनः एक बात बार बार कहूंगा, पैलेस्तीन की तुलना जब ये हमास से करते हैं तो ये दिखाता है कि आपने जैसे पीएचडी के कोर्स में केजी के बच्चे को बैठा रखा है, इनको कोई समझ ही नहीं है ये तुलना किस बात की कर रहे हैं। ना विदेश नीति की समझ है और ना इनको समझ है कि हमास को 10 ऐसे मुल्क हैं विश्व में जिन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। दूसरी बात, हमास का चार्टर पढ़ ले। हमास का चार्टर ये कहता है जितने यहूदी हैं इजराइल में, सबको खत्म करना है, इजराइल को नक्शे से हटा देना है, जो कुरान के भी खिलाफ है, क्योंकि कुरान में खुद जिक्र है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जब हमास ये कहता है सारे यहूदियों को मार दो और ये सारी लामबंदी चलती है इस्लाम के नाम पे, तो हम क्यों नहीं पूछेंगे भारत में पहले देश आएगा या पहले धर्म आएगा? और आप जानती हैं अंजना जी कि हमारे दोनों तरफ ऐसे मुल्क हैं जहां मुस्लिम बहुल्य आबादी है, तो हम क्यों नहीं पूछेंगे कि कल को अगर वो हम पे प्रहार करें और हमारी सेना इतनी सक्षम है, नेस्त नाबूद करेगी, तो क्या भारत के अंदर के मुसलमान कुछ ऐसे हैं जो उनके साथ खड़े होंगे? तो इन पे धिक्कार है कि ये धर्म के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन अपने वतन के साथ नहीं खड़े।